हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने डीएड की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं इस चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप उन क्लासेस को रेगुलर लगाना चाहते हैं और हर एक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके ग्रुप पे जुड़ जाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन है जिस पे क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज है। तो इसके पहले यूनिट में हमको इंट्रोडक्शन और अपनी डिसेबिलिटियों के बारे में और डिसेबिलिटी कैसे थे और क्या शुरुआत थी और हाउ इट वाज देयर ऑन द बिफोर डेज, इन सब के बारे में हमको सीखने के लिए मिल रहा है। तो पहले टॉपिक होगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। तो हमको पहले अपनी हिस्ट्री को जानना चाहिए कि डिसेबिलिटीज और स्पेशल एजुकेशन कैसे थे। People with disabilities have been treated differently from those who conform or to be fit of societal norms. तो बहुत पहले अपने ये स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल स्टूडेंट्स और स्पेशल बच्चों को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उन लोगों को अबैंडन कर जाता है, उन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और they were totally abandoned from the society in all ways and norms. And जो उन लोगों के साथ कर रहा था वो was not acceptable at any point of time, और क्योंकि उन लोगों को उसके बारे में कुछ जान पहचान और they don't know what to do with them। तो पहले जब एक घर में एक स्पेशल बच्चा आते थे और was born, तो उसको पहला लगा कि ये कुछ शैतानी बच्चा है, ये शैतान की औलाद है। तो दिस इज अ डेमन्स चाइल्ड, दिस इज एन इविल वर्कशिप। सो दिस वेर द थॉट्स दैट पीपल हैड इन माइंड जब बच्चे घर पैदा होते थे। तो जिसके वजह से उन लोगों ने आइदर किल किया होगा, नहीं तो ये फॉरेस्ट में या कुछ बच्चे को छोड़ के घर पे आते थे। और ये भी माना जाता है कि जो पेरेंट्स अपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया है, उन लोगों को ऐसे ही बच्चे आते हैं। तो कभी-कभी ये फैमिली को भी अपनी सोसाइटी से अलग रखा जाता है जब एक डिसेबिलिटी के बच्चे हो जाते हैं तो। और ये भी माना जाता है कि इन लोगों को, हमारे ये स्पेशल बच्चे लोगों को, जब राजाओं के ज़माने में थे, तो वहाँ क्लाउन के हिसाब से कोर्ट में रखते थे। वो एक हँसी मज़ाक बनाने के लिए और उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए उन लोगों को रखा जाया जाता है, क्योंकि जो भी बिहेवियर्स उन लोगों करते थे और कर रहे हैं, वो किसी न किसी लोगों को, क्योंकि उन लोगों को ये हँसी मज़ाक की बात है एक स्पेशल चाइल्ड को ये कोर्ट में रखने के लिए। तो उनको ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न से ज़्यादा एक फनी पार्ट दिखाया देता था। उसको सेलार्स में या ये जेल में रखा जाता है और इंस्ट्रक्शंस देख रहा है कि उसको सिर्फ फूड दिया जाएगा और उन लोगों का देखभाल के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जो अब हमारे सब समाज में होते हैं, तो ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होते थे। और नहीं, अगर सलाह अवेलेबल नहीं है तो एक अलग ही जगह पे, एक अलग ही हाउस पे रखा जाया जाता है, सिर्फ उसको फूड देखा करते थे। और उन लोगों को बहुत सारी अवर्शन टेक्निक्स यूज करके उन लोगों को ट्रीट करते थे। उन लोगों को प्रॉपर फूड नहीं देते हैं, उन लोगों को सिखाने के लिए कुछ भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया होगा। और उन लोगों को अब्यूज वो प्रेवलेंट थे।
और उन लोगों का अब्यूज़ अगर हम बात किए तो फिज़िकल है, मेंटल है, सेक्सुअल और फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल इसके ट्रीटमेंट ये सब के बारे में होता था। फिज़िकल अब्यूज़ जब हमको ऐसे भी बोला जाता है कि कभी आदमी को गुस्सा आता है तो उसका फिज़िकल अब्यूज़ करता है। मेंटली तो उन लोगों को मेंटली चैलेंज्ड है तो उन लोगों को उतना आसानी से नहीं पहचानते थे, पर सेक्सुअल अब्यूज़ तो डेफ़िनेटली होते जाते थे। तो एंड दे वर विक्टिमाइज्ड विद इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स जो इंसानियत नहीं है। कैसे भी किसी न किसी वजह से उसको वी कैनॉट टेल इट एज़ अ सैड पार्ट, इट इज़ इनह्यूमनाइज्ड। दे वर treated literally like a dog or a slum thing or which actually doesn't belong to the society at all. And they were also even treated like a criminals. Criminal के हिसाब से उन लोगों को टैग किया जाता है और इनअप्रोप्रिएट लेबल्स और सर्विसेज कुछ भी गलत काम करने के लिए ये लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और कई कई में देखा भी है जब मैं हिस्ट्री के बारे में देख रहे तो कई कई जगह पे इन लोगों को they were thrown out from a rock part where they it is come said to be a homicide or a suicide. People used to throw them from the higher mountains or somewhere to the lower down to make them as a suicide. तो ये सबके बाद इंक्लूशन हो गया था। तो इंक्लूशन और पहले जिसके वजह से हमारे हिस्ट्री में पहले ये सब करने के बाद ये राजा रानियों के टाइम पे अ, उन लोगों को लगा कि शायद इन लोगों को अलग रखे कुछ करेगा तो कुछ न कुछ फायदा निकल सकते हैं, जिसके वजह से हमें एक स्पेशल स्कूल, वहाँ टीचिंग नहीं थे पर हम स्पेशल स्कूल इसलिए बोला गया कि वो उन लोगों को अलग रख के कुछ काम सिखाया गया था घर बसने के लिए या लाइक अ मेड के लिए या कुछ वेपन्स बनाने के लिए। तो उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग की जाती है सिर्फ वही काम करती है, बाकी सब चीज़ों के हम नहीं देखभाल करते हैं। तो they were just trained to do any one or two jobs which they definitely do that for a long period of time, and they were not paid and all but they were at least started working on it. तो it was on the medieval period after ये BC के बाद कुछ 80s और 70s पे ये सब जाते थे। और आप जानते भी हैं कि ये इस सब के बाद the things have gone so far that currently we came to an inclusion setup. तो जैसे उन लोगों को ट्रीट किया जाता है और करते थे वो चेंज करके पहले स्पेशल स्कूल्स थे, उसके बाद इंटीग्रेटेड सेटअप थे और अभी अभी इंक्लूशन के सेटअप में हो रहा है। पर ऐसे भी एक बात है कि इंक्लूशन एक टर्म है, अभी हमने वी हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग और वी हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद, पर ये इंक्लूशन हमारे इंडियन सिस्टम में और इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में पहले ही आया हुआ है। आप अगर सोच लो कि ये गुरुकुल सिस्टम पे एक घर में गुरु के साथ 10 और 15 बच्चों के साथ वो अपनी ज्ञान भंडारते थे। तो अ, ऐसा नहीं था कि सब बच्चों पढ़ाई ही करती थी। वो गुरु कुछ बच्चों को कुछ अलग काम सिखाया गया था। कुछ लोगों को सिर्फ कारपेंटरी सिखाया गया था। कुछ लोगों को सिर्फ कैसे खाना बनाना है वो सिखाया गया था। क्योंकि उन लोगों को उन उस टाइम Guru लोगों को they had a thought like the child will not be able to learn, due to which they have taught him to do some or the other work, uh, कुछ अलग सा काम अपनी जिंदगी बिताने के लिए और उसके आगे की जिंदगी बिताने के लिए उन लोगों ने इंक्लूशन के वजह से वैसे ही किया था। तो इंक्लूशन जो है वो पहले ही हमारे गुरुकुल सिस्टम में है।
वो हम अभी अडेप्ट करके अपने स्कूलों में ले रही है। और हमारे जो इंक्लूशन के बारे में, अगर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टीच अ स्पेशल चाइल्ड on what are the human values and what are the things that we should do and things that we should not do, तो वो हम ऐसे सिखाया था कि इंसान जानवरों के कहानी से, वो जानवरों के कहानी में ये सिंसियरिटी, लॉयल्टी, हार्ड वर्किंग, ये सब कॉन्सेप्ट मिला के एक कहानी बनाया गया है, जिसको हम पंचतंत्र पंचतंत्र स्टोरीज बताया गया है। और सो इट इज एक्चुअली द फर्स्ट आइडियल डॉक्यूमेंट विच केम फॉर एन इंक्लूशन स्टूडेंट टू वर्क ऑन इंक्लूशन। So, what is disability? As per the definition of International Classification of Impairment and Disabilities, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 1980 को एक थ्री फोल्ड डिस्टिंक्शन किया गया है। वो है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैपिटी। तकरीबन ये तीनों चीज में देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। तो अगर हम इम्पेयरमेंट के बारे में बात किया जाते हैं, तो इट इज any loss or abnormality in the psychological, physiological and anatomical structure of a function। अगर हमारे बॉडी में अपनी फिजियोलॉजी और अपनी साइकोलॉजिकल और अपने जो शरीर घटना है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी या कुछ लॉस है, उन लोगों को इम्पेयरमेंट माना जाता है। अगर हमारे कान प्रॉपर शेप पे नहीं है, हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को हम बोला जाता है, we tell them hearing there will be a malfunctioning of the ear, the ear will not be on the proper shape, so the shape is the anatomical structure। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, अगर ईयर ड्रम में कुछ इश्यू है या इनसाइड हियरिंग में या वो वेन्स में कुछ इश्यू है, तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी और लॉस है, वो जो हम साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रीजन बताया जाता है। सो जब एक लॉस या abnormality, it will not be, it will either not be there fully or there will be some abnormality in hearing, उसको हम impairment बताया जाता है। disability जो है is any restriction or lack, it is mainly due to the impairment of an ability to perform activity in the manner और within the range considered of human being। ये disability जो है, हमें ये एक चीज, ये हैंडीकैपिटी, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी इज इंटरकनेक्टेड। तो हम अगर अब हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के बाद ही एक एग्जाम्पल माने जाते हैं, तो एक बच्चे को प्रॉपरली हियरिंग नहीं कर सकता है, जिसके वजह से उसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा। क्लास में जब हम बात करते हो तो धीरे बात करना पड़ता है, धीरे, स्लोली, धीरे आवाज में धीरे नहीं, धीरे अपने मुंह खोलकर और धीरे स्लोली बात करना पड़ता है। तो वो एक रेस्ट्रिक्शंस है लोगों को, और वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो अपनी इम्पायरमेंट के वजह से आ रही है, तो इस सब को हम डिसेबिलिटी माना जाता है। और हैंडीकैपिटी जो है is a disadvantage for a given individual resulting in an impairment or a disability that prevents the fulfillment of a role that is considered normal depending upon the age, sex, social and cultural factor for that individual। हैंडीकैपिटी तो फिजिकल हैंडीकैपिटी हो जाते हैं, या फिजिकल हैंडी या इमोशनल हैंडीकैपिटी भी हो सकता है। ये हम हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग जो है उनका, लाइक इफ यू जस्ट टेक अ फिजिकल इम्पेयरमेंट एज एन एग्जाम्पल, physical impairment, if we take leg as a physical impaired part or a body part, the child cannot use, or there is an abnormality in losing his legs. He cannot put his legs down, or he cannot walk properly, or he has a impairment in the leg. All this comes, and due to that there is a disability. The child is restricted from walking, उसको चल नहीं सकता है, उसको दौड़ नहीं सकता है, सो देर इज अ डिसेबिलिटी अटैच टू इट। एंड ये सब दोनों के रीजन से एक हैंडीकैपिटी हो सकता है, क्योंकि उसकी सारी सेटअप को हम चेंज करता है।
एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हम उसको बनाया जाता है, उसको रोलर पे जो भी जहाँ भी चलना है तो ये सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते हैं, जिसके वजह से हम रोलर सब यूज़ करते हैं। तो ये इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैपेबिलिटी ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। तो इम्पेयरमेंट अगर हमको कुछ लॉस और अबनॉर्मलिटी है तो इसका इम्पेयरमेंट बताया जाता है। ये डिसेबिलिटी है तो एनी हमको जो रेस्ट्रिक्शन जो इम्पेयरमेंट के हिसाब से हमको मिलता है उसको डिसेबिलिटी बोला जाता है। और हैंडीकैपेबिलिटी ये इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से एक बच्चे के बहुत सारे कामों को हम रुकावट में रखे उसको एक अलग सा एनवायरनमेंट दे सकता है। और कल्चरल फैक्टर्स, एज, सेक्स इस सब के मुताबिक हम उसको एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एक अलग तरीके सीख सिखाने देते हैं तो वो हैंडीकैपेबिलिटी बोला जाता है। तो the International Classification of Functioning, Disability and Health framework for designing, describing functioning and disability in relation to a health condition. तो इस क्लासिफिकेशन में हम एक फ्रेमवर्क we made a framework on how exactly the functioning of disability will be and how it is exactly related with the health condition. ये चीज हम इस फ्रेमवर्क में लाया गया है. So it gives us or it shares us a common language and a framework to describe the level of a function of a person with a unique environment. एक environment एक बच्चे और एक इंसान कैसे यूटिलाइज कर सकता है, कैसे फंक्शन कर सकता है, ये सब के बारे में इसमें एक फ्रेमवर्क दिया गया है. तो हमको ये भी मालूम है कि एक बच्चे के एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक. तो एक बच्चे के जो हम फैसिलिटीज़ दे रही है तो ये ज़रूरत तो नहीं है कि सेम फैसिलिटीज़ दूसरे बच्चे को भी हम दे सकते हैं. तो उसका थेरेप्यूटिकल ट्रीटमेंट्स, उसके फ्रेमवर्क, उसमें उसके जो भी स्टेक होल्डर्स है, हम जब एक हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे को एग्जाम्पल लेते हो तो उसका स्कूल, उसका थेरेपिस्ट, उसके ऑडियोलॉजिस्ट, उसके स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, उसके स्पेशल एजुकेटर, उसके क्लास टीचर, ये सब स्टेक होल्डर्स को मिलके हमको बात करना है. सो ये स्टेक होल्डर्स को ये मालूम होना चाहिए कि ये बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, ये बच्चे की चैलेंज भी क्या है, और वो जो स्ट्रेंथ है उन लोगों को स्ट्रेंथ को हमको इस्तेमाल करके उसको थेरेपी देना है. तो इस बारे में इस फ्रेमवर्क में बताया जाया है. और 2001 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिजाइन्ड अप्रोच ICF aiming in identifying and understanding the child's and family's unique functional abilities and needs. तो जैसे ही मैंने पहले बोला कि ये ICF में हमें पहले उसका एक बच्चे अब अगर हम हमारे पास आए तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसका क्या ज़रूरत है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या चैलेंजेस है, उसको कैसे करना है, उसको किस किस स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है, कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज यूज़ करना है, कौन कौन ऐप यूज़ कर सकता है, ये सब आइडेंटिफाई करके और उसकी फैमिली नीड्स. ये तो ज़रूरत नहीं है कि जो भी बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाता है फाइनेंशियली और ये डिस्टेंस ये सब मिला के ये तो नहीं है कि फैमिली को ये फंक्शनल एबिलिटीज हमारे आसपास ही अगर उस बच्चे के नीड से एक थेरेपिस्ट जो है वो इट मे बी फार डिस्टेंट और एनी वेयर इट मे बी. So depending upon the family's needs and depending upon the child's understanding the child's difficulty and concerns, therapist other stakeholders were made. So इस ICF में इस चीज को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 चीजें इंटरकनेक्टेड है. को अगर एक पार्ट 1 को चेंज किया तो पार्ट 2 ऑटोमेटिकली मेक्स अ चेंज एंड पार्ट 3 ऑटोमेटिकली चेंज. तो एक साइकिल हो जाता है कि ये सब मिलके काम.
तो पहले है बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक्सप्लेन हाउ दैट बॉडी पार्ट वर्क्स, क्या प्रॉब्लम है, क्या आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या टेस्ट करना है। अगर हम एक हियरिंग इम्पेयर्ड का एग्जांपल ले लो, तो उसका हियरिंग इम्पेयर्ड डेसिबल लेवल कौन सा है, क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चे को कौन से शब्दों का ख्याल है, और क्या क्या, व्हाट इज द लेवल ऑफ हियरिंग, what are the sentences that the child can do, what type of blending it may be, what is the level of hearing। अगर अर्ली इंटरवेंशन है तो उसको माता पिता ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, ये सब के बारे में ये बॉडी पार्ट्स और स्ट्रक्चर में हमको पता चलेगा, जो भी हमारे आइडेंटिफिकेशन है उसके हिसाब से। दूसरा पार्ट है एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, ये इंटरकनेक्टेड है, जिसके वजह से मैंने अलग अलग कॉलम पे लिखाया है। ये एक्सप्लेन करता है व्हाट द पीपल हैज टू डू एंड हाउ दे एंगेज इन वर्क। अगर हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड की प्रॉपर डेसिबल लेवल, हियरिंग इंटरवेंशन की कितना लेवल तक वो बच्चे सुन सकता है, कितने कॉक्लियर इम्प्लांट किया कर रहा है, या व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज करना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, तो उसके एक्टिविटीज और पार्टिसिपेशन करने के लिए, और टू मेक देम डू दैट, इट विल बी अ वेरी टीडियस थिंग। सो ये बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से ही हमको ये पता चलता है कि यह एक्टिविटी और ये बच्चों को कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है या एंगेज कर सकता है। जब ये दो चीज ये पार्टिसिपेट और एक्टिविटीज में ज्यादा का ज्यादा तरफ थेरेपीज का इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ एक बच्चों को अपनी आम जिंदगी में कैसे जीना है, क्या क्या करना है, जो अपनी ज़िंदगी के लिए चाहे वो पहले उनको सिखा देते हैं, उसके बाद ही हम एकेडमी को यूज़ करता है। सो इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स व्हाट पीपल हैज़ टू डू एंड हाउ टू एंगेज द चाइल्ड इन द वर्क एंड व्हाट ऑल आर द वर्क्स टू बी डन। अगर ये सब किया तो हमको एनवायरनमेंट एंड पर्सनल फैक्टर्स चाहिए। तो ये सब हम सीख गए। तो ये बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए, और to use the talent, to give an opportunity, we need the environmental and the personal factors. That is obviously the school and the other educational organization and the other environmental sector that we give for the child to exhibit the talent, और जो भी हम सिखाया गया है वो चीज़ ओपन करने के लिए। तो ये एक सिस्टम है जहाँ ये तीन सब मिला के काम किया तो ही इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर अगर हमारे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हुई तो हम प्रॉपर थेरेपीज मिल सकते हैं। अगर प्रॉपर थेरेपीज मिल सकते हैं तो वो इंक्लूजन सेटअप पे या एक पर्सनल और एक आम जिंदगी जी सकता है। सो दिस इज ऑल आईसीएफ इज टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम हेल्थ कंडीशन ये एल्डरली के बारे में बात करें तो बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स में वो इंज्यूरिटी, सिवियरिटी, न्यूरोलॉजिकल लेवल, कॉग्निशन, फिटनेस लेवल, अपर एक्सट्रीम्स एंड ट्रंक, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सब इसमें कर सकता है। और ये एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो मोबिलिटी इन होम कैसे करना है, कैसे क्या क्या घर पे करना है, क्या क्या स्कूल पे करना है, क्या क्या बाहर करना है, ये सब हम पेरेंट्स को टीच देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये सब। पार्टिसिपेशन हम देख ले तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल एंगेजमेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ एस्टीम, वर्क एम्प्लॉयमेंट, ये सब बारे में हम कुछ the thing is we teach all these during with activities and participation। अगर हम environmental factors बताए गए तो wheelchair design and the seating configuration, home community and work barrier, transportation, all these are the environmental factors which we give for the child as in in the general environmental setup। एंड अगर हम पर्सनल फैक्टर्स ले तो इसका एज, स्किल्स, बीएमआई फैक्टर, जेंडर, एथनिसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, ये सब हम कंसिडर कर सकते हैं। तो all these factors are interrelated, and when all these factors comes together we are able to give a justifiable and a proper service to the child।